हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति में आगे बढ़ेंगे भाज्यता का नियम। कल हमने संख्या पद्धति में संख्याओं से संबंधित कुछ बातें सीखी थी। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं, वास्तविक अवास्तविक संख्याएं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं, पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्याएं, पैलिंड्रोम संख्याएं, इन संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम इस संख्या पद्धति का जो शेष भाग है भाज्यता का नियम और कुछ एक दो चार सूत्र हैं वो पढ़ेंगे। फिर ये अपनी संख्या पद्धति का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो भाज्यता का नियम पढ़ते हैं। यहाँ भाज्यता के नियम में क्या करते हैं, वैसे तो कई संख्याओं का दिया हुआ है लेकिन हम 9 तक की जो संख्याएं हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। तो 9 तक की जो संख्या है उनमें भाज्यता के नियम में 2, 4 और 8 इन तीन संख्याओं का भाज्यता का नियम है वो एक जैसा है, इसलिए हम इनको एक नियम में पढ़ेंगे। 3 और 9 का एक जैसा नियम है इसलिए इनको अलग पढ़ेंगे। और 5 और 6 और 7 इनका अलग अलग नियम है। तो हम यहां ये जो 5 प्रकार के नियम हैं उनको देखते हैं। 2, 4, 8 के भाज्यता का नियम क्या है। कोई भी संख्या दी हुई है उसमें 2, 4, 8 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, ये देखने के लिए हम उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा तक के अंकों को देखेंगे। सबसे पहले हम 2 का देखते हैं। कोई संख्या दी हुई है 3846, ये संख्या दे रखी है। इसमें हमसे पूछ लिया जाए कि 2 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, तो हम केवल और केवल इकाई का अंक लेते हैं। और इकाई के अंक में अगर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो सभी संख्याएं हैं उनमें 2 का भाग जाएगा। और जिनके इकाई के अंक में 2 का भाग नहीं जाए तो वो 2 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ इकाई का अंक 6 है तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और इकाई के अंक कौन कौन से हो सकते हैं आप सोचो, जिनसे 2 का पूरा पूरा भाग जाए। वो इकाई का अंक हो सकता है 0, 2, 4, 6 और 8। ये अगर इकाई के अंक हैं कोई भी संख्या में, अगर ये डिजिट्स इकाई में हैं तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और 4 की भाज्यता के नियम में दहाई तक के अंकों के लेंगे। तो दहाई तक के अंकों में अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो वो संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। हम यहाँ एक संख्या का उदाहरण लेते हैं, जैसे 15,396। ये एक संख्या ली, इसका ये इकाई और ये दहाई 2 अंक लेंगे। अगर इन 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ 96 है, दहाई तक 2 अंक लिए हमने और इसका इसमें भाग देंगे तो 24 × 4 बराबर 96। इसका मतलब 96 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 4 से ये पूरी की पूरी संख्या विभाजित होगी। ऐसी कितनी भी संख्या आपसे देकर के पूछ ले, इनके दहाई तक के अंकों में अगर 4 का भाग जाएगा तो वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। और इसी हिसाब से हम आगे कोई और संख्या लेते हैं जो 3 अंक यानी सैकड़ा तक के जो अंक हैं उनमें अगर 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। 73,584। इस संख्या में 584 में 8 का अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। ऐसे कितने भी उदाहरण आप संख्या लिख करके देख सकते हो। लास्ट के 3 सैकड़ा तक अगर 8 का भाग जाएगा तो पूर्णतः इससे विभाजित होगी। ये हुआ 2, 4, 8 से भाज्यता का नियम। 2, 4, 8 में सिर्फ इतना ही देखना है आपको, लास्ट का इकाई का अंक में भाग जा रहा है तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो 4 से विभाजित होगी। लास्ट के 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो 8 से विभाजित होगी। इसके बाद में अगला नियम 3 और 9 से। 3 और 9 से भाज्यता का नियम हम पढ़ेंगे तो दोनों का एक जैसा ही है। जितने भी संख्या में अंक हैं उनका आपस में योग करके
भाग दे करके देखते हैं, अगर 3 से भाग चला जाएगा तो वो 3 से विभाजित होगी। और उनके अंकों को योग करके अगर 9 से हम भाग दे करके देखते हैं, 9 से भाग चला जाएगा तो वो 9 से विभाजित होगी। ये इसका नियम है। तो यहां एक संख्या लेते हैं हम 85,761। अब इसमें ये 5 अंक हैं और इन 5 अंकों का योग करेंगे हम। योग करेंगे तो इनका योग करने से, इनका योग करेंगे 5 अंकों का तो 27 आएगा। अगर इस 27 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर 9 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये 9 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। अगर यहां 15 आ जाता है, इनका योग 15 आ जाता तो वो केवल 3 से विभाजित होती, 9 से नहीं होती। जैसे 87, यहां केवल 87 लेते हैं हम। इस संख्या में देखते हैं 3 का भाग जाएगा नहीं, दोनों का योग करते हैं 15 और 15 में 3 का भाग जा रहा है तो ये 3 से तो विभाजित है, लेकिन 15 में 9 का भाग नहीं जा रहा है तो इसे 9 से विभाजित नहीं है। इस तरह से जो भी संख्या दी है, जितने अंकों की दी है, उन अंकों को आपस में हम जोड़ लें और जोड़ने के बाद में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो वो 3 से विभाजित होगी और 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो वो 9 से विभाजित होगी और दोनों का पूरा पूरा भाग जाएगा तो दोनों से ही विभाजित होगी। इसके बाद में 5 वाला, 5 से भाजकता का नियम है, जिसकी इकाई का अंक 0 और 5 आएगा तो वो संख्या 5 से विभाजित हो ही होगी। कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, 15,865, इसके इकाई का अंक कितना है 5, तो ये 5 से विभाजित होगा। अगर 16,200 तो इकाई का अंक क्या है 0, तो 5 से विभाजित होगी। इनमें इकाई का अंक देखना है 5 के भाजकता के नियम में। अगर 0 और 5 है तो वो 5 से पूरी पूरी विभाजित संख्या होगी। इसके बाद में 6 का जो नियम है वो 2 और 3 वाला नियम देखते हैं। दोनों से अगर विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित हो गई और 3 से भी विभाजित हो गई तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ये नियम है। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो गई, 2 का और 3 का भाजकता का नियम लगा करके देख लेंगे, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है तो वो 6 से विभाजित हो ही होगी। इसके बाद में 7 वाला थोड़ा सा नियम ध्यान से सुनने वाला है। इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या दी हुई है वो 7 से पूरी पूरी विभाजित है या नहीं, यह देखने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो 4 अंकों की कोई संख्या दी है तो उसमें जो इकाई का अंक है वो 2 गुना करके जो शेष 3 अंक बचे उनमें से घटा देंगे। इस तरह से हम आगे तक घटाते जाएंगे और लास्ट में जो बचेगा वो अगर 7 से विभाजित है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर वो 7 से विभाजित नहीं है तो वो 7 से विभाजित नहीं होगी। जैसे यहां मैं आपको एक 16,807 संख्या का उदाहरण लेकर के आपको बताना चाहूंगा कि ये 7 से विभाजित है या नहीं। तो ये 5 अंकों की संख्या है, इसमें ये लास्ट इकाई वाला अंक, इसको 2 गुना करेंगे। कितना गुना? 2 गुना, और 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। इसको जो शेष बचे अंक है उनमें से घटा देंगे। 1680 में से 14 घटाएंगे तो 1666 आएंगे। 1666 के साथ वही करेंगे जो हमने 16,807 के साथ किया था। ये लास्ट का जो इकाई का अंक है इसको क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। कितना आएगा 12, और इस 166 में से इसको घटा देंगे। 166 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 154। 154 के साथ भी वही करेंगे जो इन संख्याओं के साथ किया था। इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है 4, इसको क्या करेंगे 2 गुना। 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 8, और 15 में से इस 8 को घटा देंगे तो कितना आएगा 7। ये 7 से विभाजित है। 7 में 7 का भाग देंगे तो पूर्णतया ये विभाजित है, कोई शेषफल नहीं बचता। तो ये संख्या 7 से पूरी पूरी
विभाजित होगी। 7 से भाजकता का नियम थोड़ा सा ध्यान से एक बार और सुन लो कि 5 अंकों की अगर कोई संख्या है, चाहे 4 अंकों की हो चाहे 3 अंकों की हो, लास्ट यानी इकाई का जो अंक है उसको दोगुना करके जो शेष बची हुई संख्या है उसमें से घटा देंगे। ये प्रक्रिया हम जब तक चलाते रहेंगे तब तक लास्ट इकाई का अंक न आ जाए और उसमें हम 7 का भाग देकर के देखेंगे। अगर वो 7 से विभाजित हो गई तो उसमें 7 से भाजकता का नियम लग जाएगा, 7 से वो विभाजित है। अगर वो विभाजित नहीं होती है तो वो 7 से विभाजित नहीं होगी। ये अपना भाजकता का नियम था। प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ एक सवाल इस तरह से पूछ लिए जाते हैं, वो आप स्पेशल हैं, उनको नोट करके लिख लो आप। एक अगर कोई भी संख्या है वो एक वही संख्या 6 बार पुनरावृत्ति करती है तो वो 3, 7, 11 13, 37 से पूरा विभाजित होगी। अगर कोई संख्या एक ही एक अंक के 6 बार पुनरावृत्ति से बनी हो, जैसे मान लो ये 2 अंक ले लिया, 2 2 2 2 2 2 यानी 6 बार 2 लिखी हमने। अब ये जो संख्या है वो 3 से पूरी विभाजित होगी, 7 से होगी, 11 से होगी, 13 से होगी और 37 से होगी। अब हमने यहाँ 2 रखा था, यहाँ पर 3, 4, 1, 7, 8 कोई भी संख्या रख सकते हैं और वो 6 बार पुनरावृत्ति अगर कर रही है तो वो इन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होगी। ये याद रखने वाली बात, नोट कर लो, ये याद रखने वाली बात है। कई बार परीक्षाओं में एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति दे करके पूछ लिया जाता है। नीचे ऐसे में लिखा हुआ होता है कि यह संख्या निम्न में से कौन सी संख्याओं से विभाजित होगी। यहां 5, 8, 3, 16 इस तरह से कोई भी संख्या लिखती हो तो इसमें से सीधा सा है कि अगर हमारे ये जो नियम याद है कि एक ही संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति होने से जो कोई संख्या बनी है वो 3, 7, 11 और 13 से 37 से पूरी विभाजित होगी, तो इसमें से हम ऑप्शन ढूंढेंगे और सीधा टिक करेंगे। ये तो हुई भाजकता के नियम की बात। अब आगे हम कुछ 2-4 सूत्र, क्योंकि सूत्रों पर ही आधारित है पूरा का पूरा गणित, तो यहां हमें 2-4 सूत्र भी याद करने होंगे। तो आज मैं आपको 2-3 सूत्र लिखाता हूं, वो सूत्र आप लोगों को याद करने हैं और उन सूत्र पर आधारित कई प्रश्न हल होंगे जो आपके जीवन में काम में आने वाले हैं। जैसे प्रश्न ये दे दिया कि n प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करो। ये कोई प्रश्न है। यहां n का मतलब है n की जगह कोई भी संख्या। 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, n की जगह 100 लिख दिया हो, n की जगह 50 लिख दिया हो। 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, 25 का, 30 का, 60 का, कितनी भी संख्या हो, n की जगह हम कोई भी संख्या ले सकते हैं और उन प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो जैसे यहां n की जगह 100 दिया है, 100 प्राकृत 100 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। ये सवाल बना दिया। तो क्या हम 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग करके ज्ञात करेंगे? नहीं, ऐसा करने से तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। जैसे 1, 2, 3 इनको आपस में जोड़ते जाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या होगी। इनके लिए एक सूत्र है
वो सूत्र आप लिख लो। अगर वो सूत्र आपके याद है तो कोई सा भी सवाल पूछो आप फटाक हल कर सकते हैं। इसका सूत्र है n ब्रैकेट चालू n प्लस 1 भाग 2, ये सूत्र है। n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र नोट कर लो। n ब्रैकेट चालू n प्लस में 1 ब्रैकेट बंद बटा 2। अब यहां n की जगह जो भी संख्या दी हुई है वो रख देंगे और अपना सवाल हल हो जाएगा। तो यहां ये सवाल हल करके देखते हैं। n की जगह क्या रखना है? 100 प्लस 1 भाग 2। 100 और 1 101 और 100 ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा में 101 बटा 2। इसको इससे विभाजित करेंगे 50 को 101 से गुणा करेंगे तो 5050 उत्तर आएगा। तो 100 तक की प्राकृत संख्याओं का जो योग आएगा वो 5050 आएगा। ये अपना प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र है। इसमें कई बार अब बच्चे अपने दिमाग को काम में नहीं लेते। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब कहेंगे सर अब हम क्या करें, फिर वो 100 वाला ही फार्मूला लगाएंगे, वो वहां नहीं लगेगा। इसमें क्या करना होता है, 51 से 100 तक दिया है तो 1 से 100 तक ज्ञात कर लो और 1 से 50 तक ज्ञात कर लो। 1 से 100 में जो आया उत्तर उसमें से 1 से 50 तक वाले को घटा लेंगे। जैसे यही सवाल अपने यहां इस तरह से पूछ लिया जाता कि 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो हम कैसे करें? तो यहां आप 1 से 100 तक का योग ज्ञात कर लो और उसमें से 1 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर लो और वो घटा लो। जो उत्तर आएगा वो हम लिख देंगे। 1 से 100 तक का हमने ज्ञात किया था 5050 आया और 1 से 50 तक की ज्ञात और करेंगे तो आ जाएगा n प्लस 1 वाला में 50 प्लस में 1 बटा 2, तो ये हो गया 25 गुणा में 51 और इनका गुणनफल कर लो आप। 125 227 1275, ये इसमें से घटा करके हम हल कर लेंगे। तो 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात हो जाएगा। ये हमने प्राकृत संख्याओं के योगफल ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा। n ब्रैकेट चालू n प्लस में 1 भाग 2। ये सूत्र आप अपनी नोटबुक में लिख लें और हमेशा के लिए याद रखें। प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा जाए तो ये सूत्र आपको अप्लाई करना है। इसके बाद में आपसे यह पूछ लिया जाए कि लगातार n सम संख्याओं का योग, लगातार n सम संख्याओं का योग इसके लिए सूत्र क्या है? इसके लिए सूत्र है x प्लस में 1। अब वहां n लिखा था, यहां x क्यों लिखा ये हमें पता होना चाहिए। यहां बात हो रही है सम संख्याओं का, लगातार n सम संख्याओं का योग। यहां अपने समझने वाली बात है, देखो लगातार 50 सम संख्याओं का योग, तो यहां 50 सम संख्या 100 तक की संख्याओं में आएगी। एक संख्या विषम, एक संख्या सम, एक विषम एक सम, इस तरह से आती है। तो यहां 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं में सम संख्याओं का योग और लगातार 50 सम संख्याओं का योग, दोनों बात तो एक ही है। समझो यहां 1 से 100 तक की प्राकृत
संख्याओं में सम संख्याओं का योग। तो 1 से 100 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं उनमें सम संख्याएं कौन सी है? इस तरह से लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखते हैं हम 100 तक। तो इसमें सम संख्या तो यही हुई, यानी एक एक छूट रही है विषम संख्या। तो कुल ये 100 संख्याएं होंगी तो उनमें सम कितनी हुई? 50। यही बात मैं यहां समझाना चाहता हूं। तो यहां ये सम संख्याओं की संख्या लिखनी है। अगर वो 50 सम संख्या की बात करें तो यहां 50 आ जाएंगी, 20 सम संख्याओं की बात करें तो यहां 20 आ जाएंगी। यहां लिखा 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो 1 से 100 तक सम संख्याएं होंगी 50। तो यहां x की जगह क्या आ जाएगा? 50 न कि 100। यहां 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं में सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो यहां x की जगह 100 नहीं रखना है, 50 रखना है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि पिछले वाले सवाल में n की जगह 100 रखा था, और यहां पर भी अगर आप 100 रख दोगे तो अपना उत्तर गलत हो जाएगा। यहां केवल सम संख्याओं का मान रखना है, और सम संख्या 50 है। तो यहां 50 प्लस में 1 यानी 50 गुना में 51, ये हल हो जाएगा इसका। और ये दूसरा सूत्र आप नोट कर लो। इसके बाद में तीसरा सूत्र है लगातार n विषम संख्याओं का योग। लगातार n विषम संख्याओं का योग। तो यहां सीधा ही x स्क्वायर सूत्र लगेगा, सीधा ही x स्क्वायर सूत्र लगेगा। ये 3 सूत्र आप लोगों को याद करने हैं। प्राकृत संख्याओं का योगफल n प्लस में 1/2, और सम संख्याओं का योग तो x प्लस में 1, और विषम संख्याओं का योग तो x की स्क्वायर। यहां 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं में विषम संख्या उतनी ही है जितनी सम थी, 50। ठीक है, 1 से 100 तक की जो प्राकृत संख्या हैं उनमें विषम संख्या उतनी है जितनी कितनी थी? सम संख्या। सम 50 थी तो विषम भी कितनी है? 50 ही है। तो यहां 50 की स्क्वायर आ जाएगा 2500, इनका योग लाएगा 2500। लगातार n यानी 100 तक की प्राकृत संख्याओं का अगर प्रश्न पूछ ले उसमें विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो तो यह आएगा। ये हमने 3 सूत्र लिखे। तीनों सूत्र आप आज के इस वीडियो में याद रखोगे। सूत्र तो 2-3 और भी हैं, लेकिन वो थोड़े उच्च लेवल के हैं। वो पहले ये याद करो, उसके बाद में वो याद करने हैं। प्राकृत संख्याओं का योग की बात है तो n प्लस में 1/2, और सम संख्या की बात आए तो x प्लस में 1, और विषम संख्या की बात आए तो x स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हैं। ये 3 फॉर्मूले आप सभी को याद करने हैं। इसके बाद में आज के इस वीडियो में इन सूत्रों के अलावा एक बात और पढ़ेंगे, वो है इकाई का अंक ज्ञात करना। कुछ सवाल इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। एक सवाल है 773 गुणा में 532 गुणा में क्या है 747। एक ये सवाल दिया है और ये पूछा है कि इस में इकाई का अंक क्या होगा। अगर हम इस संख्या को इस संख्या से गुणा करें और फिर इस संख्या से गुणा करें तो इकाई का अंक क्या होगा।
अब छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसको इस संख्या से गुणा करेंगे और पूरा का पूरा दिन लगा देंगे। ऐसा यहां आपको कुछ भी नहीं करना है। इनके जो इकाई के अंक हैं उनका गुणा कर लो और उसमें जो इकाई का अंक आएगा वही इस पूरी संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक आएगा। अगर ये इसका इकाई का अंक 3, 2 और इसका 7 है तो 3 दूआ 6 और 7 छिका 42, तो इसमें इकाई का अंक 2 आया, तो इस पूरे के गुणनफल में भी इकाई का अंक है वो 2 ही आएगा। ऐसे सवालों को सरल तरीके से हल करने का ये एक तरीका होगा। ऐसा ही, ये तो सरल सी बात है, ऐसा ही एक सवाल और है जिसमें घात दी हुई हो। एक सवाल और, 517 की घात 26 गुणा में 313 की घात 17 गुणा में 402 की घात 58, ये सवाल दिया है। अब ऐसा सवाल देकर के पूछ लिया जाए कि इसको हल करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, तो देखो घात का मतलब ये होता है कि इस संख्या को इतनी बार आपस में गुणा करना। अब इस संख्या को 26 बार 517 को 517 से गुणा करेंगे 26 बार तो बहुत बड़ा गुणनफल हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते, तो हम इकाई का अंक कैसे ढूंढेंगे? ऐसे सवालों में ये जो घात है उनमें हम 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? घात में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर जो शेष फल बचेगा वो इसके इकाई के अंक की घात लगा देंगे, ये नियम है। इसमें इसका भाग देंगे तो 6 चौका 24, शेष फल क्या आया? 2, तो इसकी घात लगा देंगे 2 गुणा में इसका इस 17 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौका 16, शेष फल आया 1, तो 3 की घात लगा देंगे 1। इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 2 शेष फल, तो 2 की घात लगा देंगे 2। ये थोड़ा सा नियम आपको ध्यान में रखना है कि इतना बड़ा सवाल हो तो उसमें हम जो घात दी हुई है उसमें 4 का भाग दे देंगे और 4 का भाग देने के बाद में जो इस घात से शेष फल बचेगा भाग देने के बाद में वो उसके इकाई के अंक के ऊपर घात के रूप में लिख देंगे। अब इनको हल करना आसान है। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, 3 को 1 से 3 और 2 को 2 से 4। अब इनके जो इकाई के अंक है इनको आपस में गुणा कर देते हैं। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, तो इसके इकाई के अंक 9 और 2 को गुणा करेंगे तो 18, तो इसका इकाई का अंक क्या हुआ? 8, तो इसका जवाब आ जाएगा अपना 8। इकाई का अंक क्या होगा? 8। एक बार ध्यान से और देख लें, जो घात है उसमें 4 का भाग देना है, शेष फल बचे उसको इकाई की घात के रूप में रख करके हल करके हमें उत्तर निकालना है। और जब इसमें यहां आधार वाली संख्या अगर 0, 1, 5 और 6 आए तो घात चाहे कुछ भी हो वही रहेगा। यहां पर अगर 0 आधार में नोट करें 1 और 5, 0, 1, 5 और 6 हो तो घात चाहे कुछ भी हो। ये आधार संख्या है, ये इकाई का अंक है और इनके ऊपर घात से कुछ भी हो इकाई का अंक यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये नोट करने वाली बात है। आज के इस वीडियो में बस एक सवाल और करेंगे। किन्हीं दो संख्याओं का योग और अंतर दे रखा है। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल
और अंतर दे करके ये पूछ लिया जाए कि वो संख्याएं कौन सी हैं, तो हम इनको कैसे हल करेंगे। यहां दे रखा है कोई दो संख्या जिनका योगफल तो 70 है और अंतर 14 है, तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी ज्ञात कीजिए। अब ऐसे सवाल को हम हल कैसे करेंगे, जोड़ जोड़ करके देखेंगे कि ये दो संख्याओं का जोड़ 35 35 70 हो रहा है, 35 को 35 से घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है, ये नहीं है, ये 34 36 करें, इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे तो ये बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। लेकिन इसको आसानी से जल्दी से अगर हमें इसको हल करना है तो इसकी ट्रिक होगी, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं और दोनों को घटा करके 2 का भाग देते हैं, दोनों संख्याएं आ जाएंगी। दोनों को, योगफल को और अंतर को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं और ये तो पहली संख्या आ जाएगी। दूसरी संख्या योगफल को और अंतर को घटा करके 2 का भाग देते हैं, तो ये हो गया 70 और 14 84 भाग 2 42 और ये घटाएंगे तो 56 भाग 2 बराबर 28 हो गई। तो एक संख्या 42 हो गई और एक संख्या 28। इन दोनों का योगफल 70 है और दोनों का घटाव 14 है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे अगला वीडियो लेकर के। तब तक आप इन प्रश्नावलियों का जो संख्या पद्धति से संबंधित रिलेटेड और सवाल है उनको आप हल करते रहिए। मैं बार बार आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि आप प्रयास करें, अभ्यास करें। अभ्यास करने से बहुत कुछ होता है। यहाँ पर मैं पढ़ा देता हूं, ये सिर्फ आपको प्रेरित करने के लिए है। आप प्रेरित होएं और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।